नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज हम एक अलग विषय पर बात करेंगे। ये विषय आपसे जुड़ा हुआ हो सकता है, खास तौर से जब यदि आपकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा हो। मैंने इस संबंध में आपको कई बार बताया है कि आप किस तरीके से अवैध कब्जे को खाली करा सकते हैं। पुलिस वालों की मदद से भी, कोर्ट की मदद से भी, एसडीएम साहब की मदद से भी। आप पूर्व में डाली गई वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने पहले अपलोड कर रखी है कि आप अवैध कब्जे को किस तरीके से खाली करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अवैध कब्जा खाली कराने के लिए कौन से काम ना करें। आप किन कदमों को मत उठाइए ताकि उनको उठाने के बाद आपको किसी कानूनी समस्या का सामना करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति कुछ ऐसा कर जाता है जिसके कारण उसकी संपत्ति भी खत्म हो जाती है और उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कोई भी दर्शक इस तरीके की मुसीबत में ना फंस सके और आप किसी भी तरीके के कानूनी जंजाल में ना फंसे। और इसके लिए आपको समझना होगा कि आपको अवैध कब्जेदारी को सबक सिखाने के लिए किन कामों को नहीं करना है, आपको कौन से कानूनी कदम नहीं उठाने हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। नमस्कार, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है, जनरल गाइडेंस दी जाती है। यदि आप किसी भी टॉपिक पर अपने किसी कानूनी मामले पर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने लीगल प्रॉब्लम का। जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, कई बार हम अवैध कब्जा हटाने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिनके कारण हमें खुद मुसीबत आ जाती है। हम खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, पुलिस वाले हमारी बातों को नहीं सुनते, कोर्ट के द्वारा हमारे पक्ष में फैसला नहीं किया जाता। तो कैसे हम उन कामों को करने से बाज आवे ताकि किसी तरीके की हमारे ऊपर कोई टेंशन ना हो, हम किसी तरीके के कानूनी जंजाल में ना फंसे। सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है खुद से ज़बरदस्ती या हिंसा ना करना। कई बार मैं व्यक्तियों को देखता हूँ, वो अवैध कब्जा हटवाने के लिए अपने आप ज़्यादा बनते हैं, अपने आप वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनकी प्रॉपर्टी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाती है और वो व्यक्ति खुद भी जेल में चले जाते हैं। तो आपको खुद से कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। बिना कोर्ट का आदेश आए आपको बल प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति पर हाथ उठा सकते हैं या उसके साथ हिंसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आपके लिए मुसीबत हो सकती है, आपकी संपत्ति भी चली जाएगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपको क्या नहीं करना, आपको कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। यदि किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर कब्जा कर भी रखा है तो तब भी आपको हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। बिना कोर्ट का आदेश आए आपको बल प्रयोग नहीं करना है। और जब कोर्ट का आदेश आ जाता है उसके बाद भी प्रशासन आपकी मदद करता है। प्रशासन के द्वारा उन व्यक्तियों से आपकी संपत्ति बलपूर्वक भी खाली कराई जा सकती है, लेकिन तब तक आपको वेट करना होगा। आप कभी भी हिंसा का प्रयोग ना करें, ना ही सामने वाले के साथ मारपीट करें, ना ही किसी तरीके का दुर्व्यवहार करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पर क्रिमिनल चार्ज लग सकते हैं। यदि आप उसके साथ हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसको धमकी देते हैं, ऐसी सभी कंडीशनों के अंदर आप पर क्रिमिनल चार्ज लग सकते हैं, आप पर आरोप लग सकते हैं। और यदि वो न्यायालय के द्वारा साबित होंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। फिर आप उसमें जमानत करते फिरेंगे और आपकी जो जमानत है वो जल्दी से नहीं होगी और आपकी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। आप किसी भी तरीके की हिंसा का प्रयोग ना करें और सामने वाले व्यक्ति पर बल प्रयोग ना करें, ना ही उसके साथ मारपीट करें, ना ही गाली गलौज करें। हालांकि उसे समझाने की कोशिश करें, उसके पास एक लीगल नोटिस भिजवाएं, उससे बातचीत करने की कोशिश करें। यदि वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो किसी मीडिएटर के माध्यम से, जो आप दोनों को जानता हो, उसके माध्यम से सामने वाले व्यक्ति से बातचीत करने का प्रयास करें। लेकिन यदि आप मारपीट करते हैं, आप हिंसा करते हैं, आप दुर्व्यवहार करते हैं, आप उसके हाथ पैर तोड़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी संपत्ति भी खत्म होगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही यदि आप हिंसा का प्रयोग करते हैं, आप बल प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में आप कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन करते हैं। क्योंकि यदि मामला न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में विचाराधीन है, तो आपको ये आदेश किया जाता है कि आप किसी भी तरीके का ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो यदि आप बल प्रयोग करते हैं, आप सामने वाले के साथ मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये न्यायालय की भी अवमानना मानी जाती है। यदि न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि इतना ये व्यक्ति इस पर काबिज होगा, इतना हम निर्णय नहीं कर देते या हम इतना स्वामित्व का निर्धारण नहीं कर देते, ये संपत्ति किसकी है, तो यदि कोर्ट के द्वारा आपका मामला जो है वो पेंडिंग है, कोर्ट में आपका मामला लंबित है, कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आप बल का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी चलता है, न्यायालय की अवमानना। यदि आप कोई भी ऐसा अपराध करते हैं जिसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है और आप हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में आप न्यायालय की अवमानना करते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा इसका परिणाम होता है, दूसरे वाले व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस क्लेम का मौका मिल जाता है। वो व्यक्ति कह सकता है कि मुझे जो है क्लेम मिलना चाहिए क्योंकि इस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, मेरे साथ मारपीट की है, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है।
ऐसा कहकर के वो आत्मरक्षा का प्रयोग कर सकता है और ऐसे में आप पर हमला कर सकता है या कोई कानूनी साक्ष्य इस तरीके का प्रस्तुत कर सकता है जिससे कि जो आपका मामला है वो कमज़ोर हो सकता है। आपकी तरफ से जो दलीलें कोर्ट में प्रस्तुत की गई है वो कमज़ोर हो सकती है। इसीलिए आपको कभी भी उस व्यक्ति के साथ हिंसा नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। आपको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है। और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं दूसरे व्यक्ति से अवैध कब्जा छीनने के। आपको किसी भी तरीके की मारपीट नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में आप फंस सकते हैं, आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। और इसके जो चौथा परिणाम होता है वो ये होता है कि आपको मानसिक परेशानी भी होती है। यदि आप सामने वाले के साथ हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो आपको ये इंतज़ार रहता है कहीं वो हम पर हमला ना कर दे। तो इस तरीके से आप मानसिक तनाव का भी शिकार होते हैं यदि आप किसी भी तरीके की हिंसा करते हैं। इसका एक ये भी परिणाम होता है, यदि आप हिंसा या मारपीट कर रहे हैं तो आपको कानूनी सहायता मिलने का अभाव हो सकता है। दूसरा व्यक्ति इसके लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, दूसरा व्यक्ति इंजेक्शन सूट फाइल कर सकता है, यानी कि वो कह सकता है कि इन्हें यहाँ आने से रोका जाए। तो यदि आप मारपीट या हिंसा कर रहे हैं, भले ही वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो, तब भी आपके पक्ष में फैसला आने के चांस कम हो जाते हैं यदि आप हिंसा का प्रयोग या मारपीट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको यही नहीं करना, आपको कभी भी ज़बरदस्ती या दूसरे व्यक्ति के साथ हिंसा या मारपीट या दुर्व्यवहार या गाली गलौज नहीं करनी है और ना ही उस व्यक्ति को कब्जा खाली कराने के लिए धमकी देनी है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपके लिए घातक कदम हो सकता है। आपको इसके लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है, आपको इसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है यदि आप किसी भी तरीके के ऐसे मामले में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। आपको केवल अपने स्वामित्व के दस्तावेजों को इकट्ठा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दस्तावेज इकट्ठे करने हैं ताकि आप दूसरे वाले पक्ष को कमज़ोर कर सके, आप उसकी दलीलों को नकार सके, आप उसकी दलीलों को झूठा साबित कर सके। लेकिन इसके लिए मारपीट का सहारा लेना, हिंसा का सहारा लेना कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे मंजिल आपकी कुछ भी हो, यदि आप गलत रास्ते का प्रयोग करते हैं तो कानून में आपके लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। तो आपको कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, आपको मारपीट नहीं करनी है। दूसरा काम आपको नहीं करना है वो है फर्जी दस्तावेजों को पेश करना। कई सारे व्यक्ति ऐसे हैं, उनके पास स्वामित्व के दस्तावेज हो जाने के बाद भी वो ऐसे दस्तावेजों को तैयार करा लेते हैं जो फर्जी होते हैं। आपके पास स्वामित्व के दस्तावेज है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दस्तावेजों, इस उद्देश्य के साथ आप नकली दस्तावेजों को तैयार कर लेते हैं, फर्जी दस्तावेजों को तैयार कर लेते हैं ताकि जो फैसला है वो आपके पक्ष में आने के चांस बढ़ जाए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसे में भी आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। आपको केवल अपने सबूतों को इकट्ठा करना है। जो दस्तावेज, जो असल दस्तावेज हो, आपको उन्हें कलेक्ट करना होता है। आप उनकी बुनियाद पर दलीलें प्रस्तुत कर सकते हैं। आप उनकी ड्राफ्टिंग अच्छी तरीके से कराइए, एक अच्छा वकील कीजिए जो आपके पक्ष को मजबूत कर सके, उसके लिए ड्राफ्टिंग अच्छी तरीके से कराइए और आपके पास जो भी दस्तावेज उपलब्ध हो केवल उन्हीं का सहारा लेकर के ड्राफ्टिंग कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप फर्जी दस्तावेज बना करके भी कोर्ट में पेश करते हैं तो इसके भी आपको 3 नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले इसका नुकसान होता है, यदि आप किसी भी तरीके के जाली दस्तावेज को, फर्जी डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है यदि आप झूठे दलीलें या झूठी गवाही या झूठे दस्तावेज या जाली दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। तो आपको अपने अवैध कब्जे को हटवाने के लिए किसी भी तरीके के झूठे दस्तावेज को बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपने स्वामित्व के असल दस्तावेज वहाँ पर दिखा सकते हैं। यदि वो प्रॉपर्टी वास्तविकता में आपके नाम है तो निश्चित रूप से न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। और यदि आप अपनी ड्राफ्टिंग सही तरीके से करा सकते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर यदि आप अपने दस्तावेजों को फर्जी तरीके से बनवाते हैं तो आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है, आपकी जो लीगल रेपुटेशन है वो ख़राब होती है। यदि आप कोर्ट को झूठी बातें बताते हैं और बाद में ये साबित होता है तो ऐसे में आपकी जो लीगल रेपुटेशन है वो तो ख़राब होती ही है, बल्कि आपके उस केस में फैसला आने के चांस भी ख़राब हो जाते हैं। यदि आपने वो केस दायर कर रखा है और वो झूठे साक्ष्यों की बिना पर आपने दायर कर रखा है, झूठे साक्ष्यों के आधार पर वो आपने दायर किया है, ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत ही कम चांस होते हैं कि न्यायालय आपके पक्ष में फैसला देगा, क्योंकि आप न्यायालय को पहले से ही नाराज़ कर देते हैं यदि आप झूठे साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में आपकी लीगल रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। तीसरी बातें होती है, एडवर्स कोर्ट डिसीजन हो सकता है। यदि आपने झूठे साक्ष्यों को प्रस्तुत किया है तो जो विपक्षी है उसको इसका लाभ मिल जाता है। यदि वो इसके संबंध में एक एप्लीकेशन देता है और वो बताता है, उसका जो अधिवक्ता होता है यदि वो इस बारे में बहस करता है तो ऐसे में आपके पक्ष में फैसला आने के चांस घट जाते हैं और आपको ऐसे में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो जब भी आप अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए कोई कानूनी कदम उठाए तो उसमें आपको किसी भी तरीके के जाली दस्तावेज, फर्जी दस्तावेजों का सहारा नहीं लेना है। जो आपके स्वामित्व के असल दस्तावेज होते हैं केवल वही कोर्ट में दिखाए, उन्हीं की बिना पर अपने वकील को बताइए कि वो इसी के ग्राउंड्स पर बहस करे, इसी बात को साबित करने की कोशिश करें कि प्रॉपर्टी आपके नाम है। जो संपत्ति के स्वामित्व के असल दस्तावेज है उन्हीं को लेकर के आपको बहस करनी चाहिए, उन्हीं को लेकर के ड्राफ्टिंग करानी चाहिए। आपको किसी भी तरीके से झूठे साक्ष्यों का, झूठे गवाहों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा कार्य आपको करना है
कि आपको फर्जी दस्तावेज या जाली दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करना है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीसरा कार्य जो आपको नहीं करना है, बिना सोचे समझे अवैध कब्जाधारी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। यदि आप बिना सोचे समझे या दूर की बात बिना सोचे आप उस पर कोई आरोप लगाते हैं, आप कहते हैं इसने मेरे साथ मारपीट की, बिना मतलब कि आप उस पर आरोप लगाते हैं कि व्यक्ति मेरे घर में घुस गया, इसने अवैध कब्जा किया, इसने ये सामान उठा लिया, और बाद में आप उसे साबित नहीं कर सकते, ऐसे में भी आपके लिए मुसीबत हो सकती है। इसके भी आपको नुकसान देखने पड़ते हैं। सामने वाला व्यक्ति आप पर मानहानि का केस कर सकता है। यदि आपने उस पर कोई आरोप लगाया और आप उसे साबित नहीं कर पाए, उसने आपके अगेंस्ट में मानहानि का केस कर दिया और आप उससे रिलेटेड सबूतों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, आप पुख्ता सबूत कोर्ट में नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में मानहानि के तहत आपको सज़ा हो सकती है। आपको जुर्माना भी लगाना पड़ेगा, आपके ऊपर कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है, आपको सज़ा भी दे सकती है। तो आपको ऐसे आरोपों को लगाने से बचना होगा जिन्हें आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। यदि आपके पास प्रूफ की कमी होती है तो आपका केस कमज़ोर होता है। यदि आप वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते जो आरोप आप उस पर लगा रहे हैं, ऐसे में न्यायालय का फैसला विपक्षी के पक्ष में आने के चांस बढ़ जाते हैं। तीसरा, इसको आपको नुकसान होता है, इसकी जवाबदेही आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसका जवाब आप दाखिल नहीं कर सकते, आप इसका किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं दे सकते यदि आपने झूठे आरोपों को लगाया है। आपके पास उसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होता और ना ही आप उसे खाली करा सकते हैं। आपके पास उन आरोपों को सच्चा साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता, तो आप उन जवाबों को दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता। तो आपको कभी भी अवैध कब्जाधारी पर झूठे आरोपों को नहीं लगाना चाहिए जिन्हें आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकते। इन तीनों बातों का ध्यान रख के आप अपने केस को प्रभावी बना सकते हैं और जल्द से जल्द अवैध कब्जाधारी को अपनी संपत्ति से बेदखल करा सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई गलत कदम उठाते हैं, आप कानून के दायरे से बाहर जाकर के कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक उस व्यक्ति के पास भेजिए जो कोई भी अवैध कब्जाधारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराना चाहता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना संकोच के पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अपने मामले पर विधिक परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।